मैं अपनी जगह से उछल पड़ा। मैंने उस अजनबी को पहचान लिया था। ये सिद्धा डाकू का नायब खास भगवा डाकू था। ये यहाँ कैसे आ गया? ये एक संगदिल खूनी डाकू था। मुझे महसूस हुआ कि अगर लक्ष्मी बाई या उसके गुंडों ने कोई ऐसी वैसी बात की तो उनकी खैर नहीं। भगवा डाकू का एक हाथ राइफल पर था और दूसरे हाथ से उसने वॉस्कट की जेब में से नोटों की बड़ी गड्डी निकालकर सामने रख दी। बाई, गाना शुरू करो। भगवा डाकू की सुर्ख खूनी आंखों से वहां लोग कुछ खाइफ नजर आ रहे थे, मगर मोटे पटेल को शायद अपने हवारियों पर कुछ ज्यादा ही मान था। उसने लक्ष्मी बाई की तरफ देखकर कहा, लक्ष्मी बाई, हमने तुम्हें रुपए इसलिए दिए थे कि हम अकेले गाना सुनेंगे। हम मवालियों के साथ गाना सुनने के आदि नहीं है। भगवान ने 303 की राइफल सीधी कर ली। लक्ष्मी बाई ने हाथ बांध दिए और बोली, राणा जी मुझे माफ कर दें। बाई आपको भी गाना सुनाएगी। लड़की तो पहले ही सहमी हुई थी। लक्ष्मी बाई का इशारा पाकर उसने रक्स शुरू ही किया था कि मालदार पटेल ने उसे रोक दिया और भगवा डाकू की तरफ गुस्सैली नजरों से देखते हुए बोला, लक्ष्मी बाई, हम लुच्चे लफंगों के साथ गाना नहीं सुनेंगे। मोटे पटेल की मौत आ गई थी, अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। भगवा डाकू सिद्धा डाकू का पाला था, वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करे ये कभी हो नहीं सकता था। भगवा डाकू के तन बदन में आग लग गई। उसने आओ देखा न ताओ 303 उठाई और धाई से फायर कर दिया। गोली सीधे मोटे पटेल की छाती में जाकर लगी और दिल को चीर कर पार हो गई। वहां कोहराम मच गया। एक सेकंड में बिसात उलट चुकी थी। भगवा डाकू खड़ा हो गया और बाहर भागने का रास्ता देखने लगा। मैंने लकड़ी के बस्ते को एक तरफ धकेल कर उसे आवाज दी, भगवा यहाँ जाओ, मैं रघु हूँ। भगवा डाकू ने अपनी लाल लाल आंखें मेरी तरफ उठाई। मैं लकड़ी की दीवार के चौखटे से बाहर निकला। पहले तो भगवा डाकू ने मुझे बिल्कुल न पहचाना और राइफल मुझ पर तान ली। जब मैंने हाथ उठाकर कहा, भगवा मैं सिद्धा का पति रघु हूँ, फिर उसने मुझे पहचान लिया और जल्दी से राइफल कांधे पर डालकर मेरी तरफ बढ़ा। बोला, ठाकुर रघु, यहाँ से बाहर निकलने का कोई खुफिया रास्ता है? पटेल की लाश ने सफेद चांदनी को सुर्ख कर दिया था। तबले हारमोनियम उल्टे पड़े थे और बाजार की जानिब से लोगों का शोर बुलंद हो रहा था। मकान के दूसरे कमरों से भी घबराई हुई आवाजें आ रही थी। लक्ष्मी बाई बार बार चिल्ला रही थी, खून हो गया, पुलिस को बुलाओ। भगवा डाकू ने सीढ़ियों का दरवाजा ऊपर से बंद कर दिया था। मैं खुद नहीं जानता था कि वहां से फरार होने का खुफिया रास्ता है भी कि नहीं। भगवा परेशान था। वो कभी खिड़की की तरफ जाता तो कभी मेरी तरफ आता। ठाकुर तुम पीछे हट जाओ। सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज आई तो भगवा डाकू ने दरवाजा खोलकर ऊपर से धाएं धाएं फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में सीढ़ियों से इंसानी चीख बुलंद हुई। भगवा डाकू ने सीढ़ियों में छलांग लगा दी और मैं लपक कर खिड़की में आ गया। चिक जरा सी उठाकर नीचे देखा, चौबारे के बाजार वाले दरवाजे के सामने एक जीप खड़ी थी। भगवा डाकू फायरिंग करता हुआ उछलकर जीप में सवार हुआ और जीप स्टार्ट करके पीछे को घुमाई और देखते ही देखते सुनसान बाजार में से गायब हो गया। भगवा डाकू के फरार हो जाने की मुझे खुशी हुई। अब मैं तेजी से अपनी शहनशीन की तरफ पलटा। पटेल की लाश उसी तरह एक तरफ को दोहरी होकर पड़ी थी। चांदनी पर फैला हुआ खून चांदनी ही में जज्ब हो गया था। मैं भागकर दीवार के चौखटे में घुस गया। शहनशीन में आते ही मैंने चौखटे को बराबर कर दिया। सिर्फ छोटी सी झर्री रहने दी, जिसमें से मुझे कत्लगाह का मंजर साफ नजर आ रहा था, जहां थोड़ी देर पहले घुंघरुओं की झनकार, तबले की थाप और मधुर संगीत में मुजरे की ताने उड़ रही थी। अब वहां एक लाश पड़ी दरसे इबरत दे रही थी। इतने में खटाक खटाक सीढ़ियां चढ़कर पुलिस के 4 सिपाही ऊपर आ गए। लक्ष्मी बाई और उसके 3 मुलाजिम भी साथ थे। थानेदार ने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने लाश को अपने घेरे में ले लिया। लक्ष्मी बाई के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और नौकर थर थर कांप रहे थे। कमरा रोशनी से बकाए नूर बना हुआ था। थानेदार ने झुककर लाश के करीब चांदनी के फर्श को देखा। आधी चांदनी खून में डूबी हुई थी, बाकी सफेद थी। मैं चौखटे की झुर्री में से ये सब कुछ दिख रहा था। थानेदार ने सफेद जगह पर खून आलूद पांव के निशान देखकर कहा, बाई, कातिल उस तरफ गया है। अब मुझे अपनी गलती बल्कि बेएहतियाती का एहसास हुआ। जब मैं बाजार वाली खिड़की से पलटकर अपनी शहनशीन वाली लकड़ी की दीवार की तरफ आया था तो अनजाने में मेरा एक पांव पटेल की लाश के खून पर पड़ गया था। ये निशान खाली सफेद चांदनी पर मेरे पांव के निशान बनाता दीवार तक आया था। मैंने बड़ी तेजी मगर बेहद एहतियात से चौखटे की दर्ज बंद कर दी। दूसरी तरफ से थानेदार की आवाज आई, इस दीवार के पीछे क्या है बाई? जरूर कोई कोठरी होगी, कहीं ये गली वाली दीवार तो नहीं है। लक्ष्मी बाई की आवाज आई, इधर तो काठ कबाड़ है राणा जी, कातिल तो बाजार से फरार हुआ है, सबने उसे देखा है। थानेदार बोला, लगता है इधर कोई उसका साथी छुपा हुआ है। ये पांव के खूनी निशान जहां तक आए हैं, उसने शायद अपने हाथ में पकड़े बेद से दीवार पर ठक ठक की। मैं जल्दी से पीछे हट गया। थानेदार की आवाज आई, दीवार में तख्ते लगे हैं, इन्हें पीछे हटाओ। सिपाहियों ने दीवार के साथ जोर आजमाई शुरू कर दी। वो कोई दम में शहनशीन में आने वाले थे। अब मैं भला वहां कैसे ठहर सकता था? मैंने दरवाजे की तरफ दौड़ा, मगर हाय रे किस्मत, लक्ष्मी बाई ने दरवाजे को बाहर से ताला लगा रखा था। दरवाजा बड़ी मजबूत लकड़ी का बना था और मैं अगर उसे तोड़ने की कोशिश करता तो शोर सुनकर पुलिस उतर आ जाती।
मैं अपने आप ही पुलिस की हिरासत में आ गया था। इसी दौरान पुलिस दीवार के एक चौबी तख्ते को पीछे हटा चुकी थी। मुझे और तो कुछ न सूझा, जल्दी से तख्त के नीचे घुस गया। शयनशीन के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी पड़ी। लक्ष्मीबाई थानेदार से कह रही थी, राणा जी इधर तो कुछ भी नहीं है, घर का पुराना सामान पड़ा है, कातिल को बाहर जाकर ढूंढें। थानेदार ने रोब से कहा, उसकी जीप के पीछे हमारे आदमी रवाना हो चुके हैं, हम कातिल के साथी को गिरफ्तार करना चाहते हैं, वो जरूर इस शयनशीन में छुपा हुआ है। गंभीरिया अंदर जाकर देखो, घबराओ नहीं, मेरे हाथ में पिस्तौल है। उस वक्त मुझे अपने आप पर उस बेबस चूहे का गुमान हो रहा था जो पिंजरे में बंद हो और पिंजरे के दरवाजे में से घर के मालिक का हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा हो। एक सिपाही कूद कर शहनशीन में आ गया। उसने टॉर्च की रोशनी में स्विच तलाश करके बिजली का बल्ब रोशन कर दिया। थानेदार की आवाज आई, तख्त के नीचे देखो। मेरा कोई एक्शन मेरे काम नहीं आ सकता था। सिपाही ने तख्त को उलट दिया, नीचे मैं था। थानेदार ने नारा लगाया, खबरदार, अगर भागने की कोशिश की तो मैं गोली चला दूंगा। बाकी सिपाही भी शयनशीन में कूद कर आ गए। उन्होंने मुझे फौरन हथकड़ी लगा दी। मुझे दीवार के चौखटे में से खींचकर लाश वाले कमरे में लाया गया। लक्ष्मीबाई और उसके मुलाजिम परे परे हट गए थे। थानेदार बड़ा खुश था। उसने लक्ष्मीबाई को देखकर फातिहाना अंदाज में कहा, बाई, पुलिस कातिलों का सुराग लगाना जानती है, ये कातिल का साथी है, क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है? लक्ष्मीबाई ने मुझे अजीब जुमानी नजरों से देखा, जैसे कह रही हो, तुम्हें किसने कहा था कि दीवार का तख्ता हटाकर बाहर निकलो? पुलिस पहले ही मेरे पांव पर लगा खून का निशान देख चुकी थी। लक्ष्मीबाई ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं राणा जी, मैं इसे नहीं जानती, मैंने इसे नहीं देखा। थानेदार ने दूसरा बड़ा अहम सवाल किया, क्या ये भी कातिल के साथ कोठे पर आया था? लक्ष्मीबाई ने एक बार फिर नफी में सर हिलाया और बोली, मैंने इसे कातिल के साथ आते नहीं देखा। थानेदार ने हंसकर कहा, मगर ये कातिल के साथ ही आया था, तुमने इसे देखा नहीं तो क्या हुआ? तुम तो अपने रोज के धंधे में लगी हुई थी। थानेदार ने दो सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे नीचे ले जाओ। मैं हथकड़ी पहने बाजार में आया तो वहाँ एक भीड़ लगी थी। बाजार की रोशनी में मुझे आता देखकर लोगों ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो भी मुझे कातिल का साथी समझ रहे थे। पुलिस की जीप सामने खड़ी थी, जहाँ भी 4 पुलिस के सिपाही बंदूक के लिए मौजूद थे। मुझे सख्त निगरानी में जीप में बिठाया गया। थोड़ी देर में थानेदार भी सिपाहियों के नीचे उतर आया। उसने एक सिपाही से कहा, वो वहीं ठहरे, क्योंकि लाश को ले जाने के लिए एम्बुलेंस आने वाली है। थानेदार और तमाम सिपाही जीप में सवार हो गए और जीप हुजूम को चीरती हुई इलाके के थाने की तरफ चल पड़ी। मैं दिल ही दिल में भगवा डाकू को बुरा भला कह रहा था कि कमबख्त मुझे फंसाकर खुद रफू चक्कर हो गया। गलती मेरी भी थी, मुझे शहनशीन से बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन सिंधा के साथी को मुसीबत में देखकर मुझसे रहा न गया। बहरहाल अब मसाइब का दरवाजा एक बार फिर खुल गया था। बाजार हुस्न का कत्ल तो शायद मुझ पर साबित न हो सके, मगर साबरमती आश्रम में 4 फौजी जवानों के कत्ल के इल्जाम से मुझे अब कोई नहीं बचा सकता था। शायद दूसरे ही रोज मुझे मिलिट्री पुलिस के हवाले कर दिया जाए और फिर फांसी का फंदा मेरे सामने था। मैं यही कुछ सोच रहा था और जीप अहमदाबाद के गुंजान बाजारों से निकलकर एक निस्बतन खुली सड़क पर आ गई। यहाँ 2 रोया खंभों पर मरकरी रोशनियां जगमगा रही थी। बाएं जानिब कुछ फासले पर एक मेहराबी गेट के ऊपर सुर्ख गुजराती हुरूफ रोशन थे, अल्टरिया पुलिस स्टेशन। इस इलाके का नाम अल्टरिया था और ये उस इलाके का पुलिस स्टेशन और मेरी मौत का सामान था। जीप में बैठे बैठे मैंने अपनी हथकड़ी का अच्छी तरह जायजा ले लिया था। ये लोहे की काफी भारी हथकड़ी थी और मैं उसमें से 1000 कोशिश के बावजूद अपनी कलाइयां बाहर नहीं निकाल सकता था। थाने पहुंचकर मेरी तलाशी ली गई। पुलिस को मेरे कपड़ों में से सिवाय सिधा के सांप के मनके के और कुछ न मिला। मैंने थानेदार से गुजराती में दरखास्त की कि ये मेरी माताजी का दिया हुआ है, ये धर्मी मनका है, इसे मेरे पास ही रहने दें। बगैर अक्खड़ थानेदार ने उसे कागज में लपेटकर मेज की दराज में रख दिया और मुझे गाली देकर कहा, अब बताओ कि तुम्हारा कातिल साथी कौन था और कहाँ गया है और तुम्हारा ठिकाना कहाँ पर है। मैं लक्ष्मीबाई को बीच से निकाल देना चाहता था, क्योंकि इस तरह एजेंट के पकड़े जाने का भी खदशा था। मैंने कहा, राणा जी, मैं तो वैसे ही कोठे पर गाना सुनने आया था। जब वहाँ गोली चली तो भागकर शहनशीन में घुस गया। मैं किसी कातिल को नहीं जानता। थानेदार ने उठकर मुझे 2-3 थप्पड़ रसीद किए। मेरा खून खौल उठा, मगर मैं मुसल्लह पुलिस के नरगे में था, कुछ नहीं कर सकता था, बस सब्र के घूंट पीकर खामोश रहा। थानेदार ने मेरा पर्चा काटा और मुझे हवालात में बंद कर दिया। मैंने जहाँ अपना नाम फिरोज भाई लिखवाया था और बताया कि मैं बड़ौदा से मेहनत मजदूरी करने अहमदाबाद आया था कि बाजार हुस्न की तरफ निकल आया। थानेदार मुझे सुबह बड़े पुलिस हेडक्वार्टर में पेश करना चाहता था। मुझे हवालात में बंद कर दिया गया। हवालात में मेरे सिवा दूसरा कोई हवालाती नहीं था और मैं कोने में बैठकर इस सोच में डूब गया कि यहाँ से फरार होने का कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ रात का हिस्सा ही था।
अगले रोज मेरा पोल खुलने वाला था। मेरा जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। उस वक्त थाने की घड़ी रात के 11 बजा रही थी। थाने में थानेदार के अलावा 4 सिपाहियों की ड्यूटी थी। एक संतरी पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर और दूसरा संतरी हवालात के बाहर बंदूक उठाए पहरा दे रहा था। 4 सिपाही थाने के अंदर मौजूद थे। थानेदार कुर्सी पर बैठा मेज पर रखे रजिस्टर में जरूरी इंदराज कर रहा था। उसने टेलीफोन पर किसी बड़े अफसर को खबर दी थी कि कातिल की तलाश में पुलिस का दस्ता रवाना कर दिया गया है और उसका एक साथी हवालात में बंद है। जरूरी इंदराज से फारिग होकर थानेदार ने एक सिपाही को चाय लाने को कहा और खुद हवालात के सलाखदार दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और बेद की छड़ी को आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ पर बजाते हुए बोला, फिरोज भाई, अगर तुम सच सच बता दो कि तुम्हारा साथी कहाँ छुपा हुआ है तो मैं तुम्हें सरकार से कहकर माफी दिलवा दूंगा। मैंने हाथ बांध कर कहा, महाराज, मैं कातिल को नहीं जानता, मैं तो गलती से कोठे पर आ गया था। उसने गुस्से में मुझे एक बार फिर गाली दी। मैं अपने अंदर उठते हुए हिजान को दबाते हुए पेचोताब खा रहा था। मैं गाली का बदला नहीं दे सकता था। अगरचे मुझे हथकड़ी नहीं लगी थी, लेकिन मैं हवालात की मोटी मोटी सलाखों के पीछे बंद था। थानेदार चाय पीकर अपने साथ एक सिपाही लेकर थाने से निकल गया और मैंने यूं ही बाहर पहरा देने वाले संतरी से बातें करने की कोशिश की तो उसने मुझे झिड़क कर खामोश करवा दिया। उम्मीद की एक ही टिमटिमाती हुई किरण बाकी थी कि सुबह जब ये मुझे हेडक्वार्टर लेकर चलेंगे तो उस वक्त अपनी तमाम तर सलाहियतों से काम लेकर फरार होने की कोशिश की जाए। अगरचे ये काम बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता था, तहम मुझे अपनी महारत और दलेरी पर भरोसा था। ये मेरी जिंदगी और मौत का मसला था। मैंने फैसला कर लिया कि चाहे पुलिस की गोलियों से जख्मी हो जाऊं, मगर सुबह हवालात का दरवाजा खुलने पर फरार होने की तूफानी कोशिश करूंगा। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। नींद मेरी आंखों से गायब थी। फिर भी मैं दीवार के साथ सर लगाए आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रहा था। एक बार मैंने आंखें खोलकर सामने थाने के दफ्तर की दीवार को देखा। दीवार पर लगे गोल पुराने क्लॉक में रात के 12:15 बजे थे। बाहर सड़क पर खामोशी थी। कभी कभी कोई गाड़ी हल्के से शोर के साथ गुजर जाती। फिर रात का 1 बज गया, फिर 2 बज गए। थानेदार 2:30 बजे रात वापस थाने में आया। उसने हवालात के पास आकर मुझे झुककर गौर से देखा। मैंने आंखें बंद कर रखी थी। वो मुतमईन होकर दफ्तर में जाकर मेज के पास कुर्सी पर बैठ गया और सिपाही सामने दीवार के साथ लगे बेंच पर बैठ गया। मैंने आंखें खोलकर देखा। थानेदार छत से लगे बल्ब की रोशनी में रजिस्टर खोले उसमें कुछ लिख रहा था। एक बार उसने किसी जगह फोन भी किया। बाहर अब गहरा सन्नाटा छा गया था। अहमदाबाद शहर का यह इलाका नींद की आगोश में जा चुका था। न थानेदार को और ना मुझे ही अंदाजा था कि कुछ ही देर में एक ऐसा वाकया होने वाला है जिससे सारे इलाके की नींदें उड़ने वाली हैं। अहमदाबाद शहर का इलाका नींद की आगोश में था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। नींद मेरी आंखों से गायब थी। फिर भी मैं दीवार के साथ सर लगाए आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रहा था। एक बार मैंने आंखें खोलकर सामने थानेदार के दफ्तर की दीवार को देखा। दीवार पर लगे गोल पुराने क्लॉक में रात के 12:15 बजे थे। बाहर सड़क पर खामोशी थी। कभी कभी कोई गाड़ी हल्के से शोर के साथ गुजर जाती। फिर रात का 1 बज गया, फिर 2 बज गए। थानेदार 2:30 बजे रात वापस थाने में आया। उसने हवालात के पास आकर मुझे छुप कर गौर से देखा। मैंने आंखें बंद कर रखी थी। वो मुतमईन होकर दफ्तर में जाकर मेज के पास कुर्सी पर बैठ गया और सिपाही सामने दीवार के साथ लगे बेंच पर बैठ गए। मैंने आंखें खोलकर देखा। थानेदार छत से लगे बल्ब की रोशनी में रजिस्टर खोले उसमें कुछ लिख रहा था। एक बार उसने किसी जगह फोन भी किया। बेंच पर बैठे सिपाहियों में से 2 सिपाही ऊँघने लगे थे, मगर हवालात का संतरी उसी तरह पहरा दे रहा था। मुझे बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दी। थानेदार ने चेहरा उठाया और सिपाही से कहा, देखो कहीं एसएसपी साहब तो राउंड पर नहीं आ गए, और उसने अपने सर पर टोपी रख ली। दूसरे सिपाही भी अटेंशन खड़े हो गए। एक सिपाही बाहर को दौड़ा। मैं उसी तरह दीवार के साथ सर लगाए बैठा रहा। मुझ पर अब नींद का गलबा शुरू हो गया था। मुझे किसी एसपी वगैरह से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। जाहिर है सुबह होने पर ही मुझे जहां से ले जाया जाना था और उस वक्त मैंने फरार होने का फैसला कर रखा था। अचानक खामोश फजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। मैं चौंक पड़ा। उसके साथ ही यक के बाद दीगरे 3 फायर हुए। एक गोली थाने के ऑफिस वाले क्लॉक के नीचे दीवार में आकर लगी। थानेदार उछलकर दूसरी तरफ को दौड़ा और उसने पेटी से पिस्तौल निकाल लिया। हवालात के बाहर खड़ा संतरी भी घबराकर थाने के अंदर की तरफ भागा और फिर फायरिंग करते बाहर से 4 आदमी छलांगे लगाते ऑफिस में कूदे और इससे पहले कि थानेदार कोई फायर करता उन्होंने उसे दबोच लिया। दूसरे सिपाही थर थर कांपने लगे। ये लोग राइफलों से मुसल्लह थे। उन्होंने थाने में आते ही बेधड़क फायरिंग शुरू कर दी थी और एक सिपाही को बेंच के पास ही ढेर कर दिया था। उनके चेहरे स्याह रुमालों में छुपे हुए थे। मैं हैरत से बाहर तक रहा था कि ये लोग कौन हैं कि इतने में मैंने भगवा डाकू को छलांग लगाकर थाने में दाखिल होते देखा। वो सीधा हवालात की तरफ आया।
संतरी ने बंदूक फेंककर हाथ जोड़ दिए। राणा जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ कर दें। भगवा ने गरज कर कहा, उसे खोलो। संतरी ने पेटी के साथ बंधी चाबी लगाकर हवालात का कुफल खोल दिया। उसके हाथ कपकपा रहे थे। भगवा डाकू ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। बोला, मैं तुम्हें इन मलिच्छों के पास छोड़ जाता तो अपने सरदार को क्या मुंह दिखाता ठाकुर। थानेदार का रंग उड़ा हुआ था।